एक कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। वही दिन जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर के आंगन में उनके 2 बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से छलनी कर दिया था। उस रोज की सुबह बिल्कुल सामान्य लगी थी, लेकिन वक्त के पन्नों पर लिखा जा चुका था कि कुछ ही घंटों में इतिहास एक ऐसा मोड़ लेगा जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री का निवास सफदरजंग रोड पर था और उनका ऑफिस अकबर रोड पर। दोनों के बीच एक छोटा सा रास्ता जुड़ता था जिस पर रोजाना आवाजाही होती थी। यही रास्ता उस दिन उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं से करीब 4 किलोमीटर दूर एम्स हॉस्पिटल था, जहां गोली लगने के बाद उन्हें ले जाया गया। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हुई। इंदिरा जी जल्दी उठीं, हल्की तैयारी की और अपने दिन के कार्यक्रम पर ध्यान दिया। उस दिन उनका एक खास इंटरव्यू तय था, एक ब्रिटिश टेलीविजन पत्रकार और मशहूर अभिनेता पीटर उस्तिनोव से। समय रखा गया था सुबह 9:30 बजे और स्थान था उनका ऑफिस अकबर रोड। उस दिन उन्होंने हल्की क्रीम रंग की साड़ी पहनी। 9:20 पर वे घर से बाहर निकलीं और ऑफिस की ओर चल पड़ीं। उनके साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, उनके पुराने घरेलू सेवक नाथूराम और धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़े कांस्टेबल नारायण सिंह थे। लेकिन सबसे अहम बात, आज उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने हंसते हुए कहा था, घर से ऑफिस तक तो बस 50 मीटर की दूरी है, यहाँ सब अपने लोग हैं, अपने ही तो साथ चलते हैं, उनसे कैसा खतरा। इसी बीच एक नौकर सामने से एक टी शर्ट लेकर गुजरा। इंदिरा जी ने उसे रोककर कहा, ये शर्ट ठीक नहीं लग रही, कोई और ले आओ। इतना कहकर वे फिर तेज कदमों से ऑफिस की तरफ बढ़ गईं, पर उनके ठीक आगे वही 2 चेहरे थे जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। बेअंत सिंह, जो पिछले 10 साल से उनकी सुरक्षा में थे और अक्सर विदेशी दौरों पर उनके साथ रहते थे, और दूसरा महज 22 बरस का सतवंत सिंह, जिसे केवल 5 महीने पहले ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाया गया था। दोनों ने उस रोज ठान लिया था कि वे देश की सबसे ताकतवर महिला को रोक देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। सुबह साधारण थी, लेकिन दोपहर तक पूरा देश सन्नाटे में डूब चुका था। एक बहुत बड़ा पेड़ गिर चुका था और भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई थी। 31 अक्टूबर 1984 की उस सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के भीतर 2 वफादार चेहरों के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। सतवंत सिंह ने ड्यूटी बदलवाने के लिए बहाना बनाया कि उसका पेट खराब है और उसे शौचालय के पास तैनाती चाहिए। ये सब पहले से तय योजना का हिस्सा था। नतीजा ये हुआ कि वो और बेअंत सिंह दोनों उसी गेट पर खड़े कर दिए गए जो प्रधानमंत्री निवास को प्रधानमंत्री ऑफिस यानी अकबर रोड से जोड़ता था। करीब 9:25 पर इंदिरा गांधी ऑफिस की तरफ बढ़ रही थीं। उनके कदम तेज थे और चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास झलक रहा था। जैसे ही वे उस गेट के करीब पहुंची, बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ा। इंदिरा जी की नजरें उससे टकराईं। 10 साल की पुरानी पहचान थी। रोजाना जब भी बेअंत उन्हें देखता, नमस्ते करता। उसी भरोसे से इंदिरा जी मुस्कुराईं और हाथ जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में आ गईं। उन्होंने सोचा कि आज भी वही रोज का सिलसिला दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार बेअंत का इरादा कुछ और ही था। उसने अचानक अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और बिना वक्त गवाए सीधे 3 गोलियां दाग दीं। पल भर में गोलियां इंदिरा गांधी की छाती और पेट में जा लगीं। वे लड़खड़ाकर जमीन पर गिरीं और दर्द में चीख पड़ीं। इतने में सतवंत सिंह, जो अब तक खामोश खड़ा था, अपनी कार्बाइन लेकर आगे बढ़ा और बर्स्ट फायर में ताबड़तोड़ 30 गोलियां चला दीं। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। प्रधानमंत्री के साथ चल रहे सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सतवंत की गोलियां उनके पैरों में जा लगीं और वे भी जमीन पर गिर पड़े। पास के अकबर रोड पर मौजूद पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट गोलियों की आवाज सुनकर बाहर भागे, ये देखने के आखिर मामला क्या है। तभी बेअंत और सतवंत ने अपने हथियार फेंककर हाथ ऊपर उठा दिए। बेअंत सिंह ने ठंडी आवाज में कहा, हमने जो करना था कर दिया, अब तुम जो करना चाहो कर लो। ये हमला कोई साधारण घटना नहीं थी, ये उस वक्त के सर पिड़ने वाले अंजाम की शुरुआत थी जिसने देश को हिलाकर रख दिया।
ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था, जिसने सिख समुदाय के बड़े हिस्से को इंदिरा गांधी से नाराज कर दिया था। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत आर्मी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे और उस दर्द ने इंदिरा गांधी के अपने ही सुरक्षाकर्मियों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। कांस्टेबल नारायण सिंह को हमलावरों ने धक्का देकर गिरा दिया था। तभी पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी का जवान दौड़ता हुआ आया और उसने सतवंत सिंह को काबू में कर लिया। कुल 33 गोलियां चलाई गई थीं, जिनमें से 30 इंदिरा गांधी के शरीर को भेद चुकी थीं। कई गोलियां आर पार निकल गई थीं। जमीन पर लहूलुहान पड़ी इंदिरा जी को देखकर उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन ने खुद को संभाला और जोर जोर से चिल्लाने लगे, एम्बुलेंस लाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन कहते हैं ना, जिसे वक्त रोकना हो उसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक एक दिन पहले भुवनेश्वर की चुनावी सभा में इंदिरा गांधी ने भावुक होकर कहा था, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है। मुझे गर्व है कि मेरी मौत भारत की सेवा में होगी। जब भी मेरा खून गिरेगा, उसका हर कतरा इस देश को और ताकत देगा। और ठीक 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनके वो शब्द मानो सच साबित हो रहे थे। प्रधानमंत्री निवास में हमेशा एक एम्बुलेंस मौजूद रहती थी, मगर आज उसके ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं था। ये पहला इशारा था कि आगे के पल कितने कठिन होने वाले हैं। गोलियों की आवाज सुनकर कांग्रेस नेता माखनलाल सोतेदार दौड़कर पहुंचे। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो आर.के. धवन ने घबरा कर कहा, कोई भी गाड़ी निकालो, हमें इंतजार नहीं करना है। तुरंत सफेद एम्बेसडर कार निकाली गई। इंदिरा गांधी को उठाकर पिछली सीट पर लिटाया गया। सामने की सीट पर तो आर.के. धवन, माखनलाल सोतेदार, सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश भट्ट और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार निकली, सोनिया गांधी नंगे पांव दौड़ती हुई आईं। उन्होंने इंदिरा जी का खून से भीगा सिर अपनी गोद में रख लिया और कार तेजी से एम्स अस्पताल की तरफ बढ़ी। सिर्फ 6 मिनट में ठीक 9:31 पर एम्बेसडर एम्स की इमरजेंसी के गेट पर पहुंच गई। लेकिन गेट खोलने और मरीज को उतारने में ही करीब 3 मिनट बर्बाद हो गए। उस वक्त हर सेकंड कीमती था। अफसोस, उस समय इमरजेंसी वार्ड में एक स्ट्रेचर तक नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाली साधारण ट्रॉली का इंतजाम किया गया। जैसे ही डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी को देखा, वे घबरा गए। तुरंत सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया। जब सीनियर डॉक्टर पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद कोई औपचारिक निरीक्षण होने वाला है। उन्होंने स्टाफ से पूछा, प्रधानमंत्री कहाँ हैं? तब एक जूनियर ने कांपते हाथों से खून से लथपथ शरीर की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने इंदिरा गांधी की हालत देखी तो दंग रह गए। मॉनिटर पर हार्ट की हल्की गतिविधि नजर आ रही थी, यानी क्लिनिकली वे जिंदा थीं, लेकिन नाड़ी महसूस नहीं हो रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं, जो साफ संकेत था कि दिमाग को गंभीर क्षति पहुंच चुकी है। इसके बाद देश के करीब 20 बेहतरीन डॉक्टरों की टीम ने लगातार 4 घंटे तक जान बचाने की कोशिश की। खून रुकने के लिए 80 यूनिट ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ाया गया। ऑपरेशन थिएटर में 7 गोलियां उनके शरीर से निकाली गईं और खून का बहाव रोक दिया गया। मगर डॉक्टरों के मुताबिक उनके बचने की संभावना लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कांपती आवाज में वे बार बार कह रही थीं, मम्मी प्लीज आंखें खोलो, हमें छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, राजीव भी आ रहे हैं, बस एक बार उनसे मिल लो। अंदर डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे। हर मशीन, हर इंजेक्शन, हर ब्लड यूनिट उनकी जिंदगी खींचने की जंग लड़ रहा था। डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, हमें अब चमत्कार की उम्मीद करनी होगी। उसी वक्त बंगाल में चुनावी दौरे पर गए राजीव गांधी को खबर दी गई। जैसे ही फोन पर सूचना मिली, उन्होंने हाथ से सिर पकड़ लिया और टूटे स्वर में कहा, मां, आप पर गोलियां चली? मां, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मैं आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। दिल्ली पहुंचते तक उनकी आंखें लगातार भीगती रहीं। सोनिया गांधी ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और टूट कर बोली, राजीव, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उम्मीद कम है, अब मैं क्या करूं? राजीव ने आंसू पोंछते हुए कहा, सोनिया, हमें हिम्मत रखनी होगी। मां ने हमेशा सिखाया कि देश से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन आज लगता है मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। विदेश में मौजूद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भी तुरंत वापसी का ऐलान किया। देश की राजनीति जैसे सांस रोककर खड़ी हो गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम्स के 8वें फ्लोर पर जमा हो चुके थे। एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बोले, अगर ये खबर बाहर निकली तो पूरा देश जल उठेगा, अभी किसी भी कीमत पर इसे रोको। मगर मशीनें जवाब देने लगी थीं।
अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। उस वक्त डॉक्टरों ने राजीव गांधी की ओर देखा, उनकी आंखें भर आईं और वे फुसफुसाए, हमने सब कर लिया, लेकिन अब इंदिरा जी को रोकना हमारे बस में नहीं। राजीव गांधी मां का हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मां, आपने कहा था कि जब मैं थक जाऊं तो आप हमेशा मेरा हाथ थामोगी, लेकिन आज आप ही छोड़कर जा रही हो। सोनिया गांधी भी सिसकते हुए कह उठी, इंदिरा जी, आपने हमें हमेशा मां की तरह संभाला, अब हमें अकेला क्यों छोड़ रही हो। दोपहर 1:45 पर देश की कई न्यूज एजेंसियों ने ब्रेकिंग दी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। यह सुनकर पूरे देश में जैसे आग लग गई। गुस्से और आंसुओं का समंदर सड़कों पर उतर आया। दिल्ली की गलियों में लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, उन्होंने हमारी नेता को मार दिया, अब बदला लेंगे। और वही हुआ, सिखों पर हिंसा का तूफान टूट पड़ा। उधर शक्ति स्थल पर तैयारियां चल रही थीं। 3 नवंबर 1984 को राजीव गांधी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के वक्त भीड़ में से आवाजें उठ रही थीं, इंदिरा जी, आप अमर रहोगी, आपका खून भारत की मिट्टी में हमेशा जीवित रहेगा। राजीव गांधी ने मुखाग्नि देते वक्त धीमी आवाज में कहा, अलविदा मां, आपने देश के लिए अपनी जान दी, मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। ये वही कहानी थी 31 अक्टूबर 1984 की, जिस दिन भारत ने अपनी सबसे मजबूत नेता खो दी और पूरी राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच गई। इतिहास के इन लम्हों को जानने के लिए धन्यवाद।